नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट बी है। पार्ट 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। ये पहले से फिर से एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। टेरेस कल्टीवेशन कहाँ पे प्रैक्टिस होता है? तो टेरेस जो फार्मिंग है वो इजीली सीन ऑन द रोड साइड वैलीज, ठीक है, ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। वैसे तो हमारे पास और भी स्टेट्स हैं जैसे कि उत्तरांचल, ठीक है, मेघालय, वहाँ पर हमें देखते हैं कि हमें क्या दिखता है, टेरेस कल्टीवेशन दिखता है। लेकिन जो मेन है रोड साइड जो वैलीज होती हैं वहाँ पर जहाँ पर होता है वो है उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रबी क्रॉप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें समझना होगा कि रबी क्रॉप क्या होती है। रबी और खरीफ में आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रबी कौन सी है, खरीफ कौन सी है। तो रबी जो क्रॉप है वो अगर हम देखें कि द मेजर रबी क्रॉप इन इंडिया इज वीट फॉलोड बाय बार्ले, मस्टर्ड, सीसम एंड पीस। ये सारे क्या है आपके रबी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। रबी जो है वो एक तरीके से स्प्रिंग सीजन कहा जाता है, ठीक है। इसको रबी को अगर ट्रांसलेट करें तो ये स्प्रिंग सीजन अरेबिक में इसको बोलते हैं, ठीक है। और खरीफ को हम ऑटम सीजन बोलते हैं। तो इससे भी आपको याद हो जाएगा ये। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो होगा वो ग्राम इज द करेक्ट आंसर, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोडरमा इन झारखंड। कोडरमा एक जगह का नाम है झारखंड में, ठीक है। इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। किस मिनरल का लीडिंग प्रोड्यूसर है? तो अगर आप देखें तो किसका लीडिंग प्रोड्यूसर है? माइका का। आंसर होगा आपका माइका, क्योंकि जो लीडर प्रोड्यूसर ऑफ माइसा इज कोडरमा गया, एग्जैक्ट। हजारीबाग इन झारखंड, ये याद रखिएगा, कई बार हजारीबाग से भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। कौन से माइका के लिए फेमस है? ये रूबी माइका, ये याद रखना है आपको, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और इस डिस्ट्रिक्ट की मोनोपोली है प्रोड्यूसिंग माइका फॉर ईयर्स। इस डिस्ट्रिक्ट की ये मोनोपोली है, मतलब कि अकेले यही डिस्ट्रिक्ट है जो कि इस तरह का माइका प्रोड्यूस करता है और पूरे वर्ल्ड वाइड को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। जो मेन रिजर्व ऑफ माइका इज फाउंड अंडर द फॉरेस्ट ऑफ माइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ कोडरमा, ठीक है। याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स हैं, इससे आपको इजीली आंसर याद हो जाए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वेल एचडीआई का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग आउट ऑफ 189 कंट्रीज। याद रखिएगा, ये जो सिलेक्शन होता है ये 189 कंट्रीज, इंडिया हैज रैंक 131। इसमें वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये पुराना पेपर है, तो 130 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वैसे ह्यूमन डेवलपमेंट 2020 में जो यूएनडीपी ने रिपोर्ट दी उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पोजीशन है वो 131 है, ठीक है। और एचडीआई वैल्यू है 0.645, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो इंपॉर्टेंट एंड कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट टाइप ऑफ कंट्री इज इंडिया। इनकम के टर्म में इंडिया कैसा कंट्री है, ठीक है। तो हाई इनकम ग्रुप ये तो नहीं है क्योंकि वी आर डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। मिडिल इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप ऑफ नन ऑफ दीज। तो अगर हम देखें पहले ध्यान से इसको समझिए, इंडिया हाई इनकम में आएगा नहीं। इंडिया कंटिन्यूज टू बी द लोअर मिडिल इनकम कंट्री, लोअर मिडिल इनकम कंट्री, ठीक है। ना तो हम बहुत लो हैं ना ही बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन हम लोअर मिडिल इनकम कंट्री है अलॉन्ग विद 46 अदर्स। हमारा ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया अकेला है, इंडिया के साथ 46 अदर है, जहाँ पे श्रीलंका हैज क्लाइंब टू द अपर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप, ठीक है। अब श्रीलंका थोड़ी सी इनकम बढ़ गई है, वहाँ की चीज़ें चेंज हो चुकी है, तो अपर मिडिल इनकम में आ चुका है। और फिस्कल ईयर 2020 में, ये भी पहले नहीं था, अब आ गया ये 2020 में, ठीक है। According to the World Bank classification of countries of income levels released on July. Next question is write any two difference between biotic and abiotic resources. Write any two differences between biotic and abiotic resources. तो biotic and abiotic resources की अगर हम बात करें तो biotic और abiotic, पहले हम biotic की बात करते हैं तो biotic these are obtained from biosphere, B से BIO biosphere से हमें मिलते हैं। और abiotic की बात करें these are obtained from lithosphere, hydrosphere and atmosphere, ठीक है। तो इस पॉइंट को पहले आप नोट कर लीजिए कि आपको बहुत क्लैरिटी होनी जरूरी है। बायोटिक कंसिस्ट लिविंग कंपोनेंट्स, अबायोटिक जो होता है वो अबायोटिक आपका कंसिस्ट करेगा कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। बायोटिक की बात करें अगर हम तो बायोटिक में हम ला सकते हैं फ्लोरा फोना फिशरीज। और अगर हम बात करेंगे अबायोटिक की तो उसमें जाएगा मिनरल्स, एयर, रॉक्स, वाटर, सनलाइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम शॉर्ट में जीडीपी भी बोलते हैं, ठीक है। जीडीपी इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज़ अ टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, जितनी भी गुड्स है जो फिनिश्ड हो चुकी हैं, जो पूरी तरह से बन चुकी हैं, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। की डेफिनेशन आपको उसमें मेंशन करनी होगी कि ये क्या मेजरमेंट करता है, तो फाइनल गुड्स इसमें आना ही चाहिए। If we talk about the simple definition of GDP, इसका मीन होता है gross domestic product and represent the total monetary value of the final goods and services produced, ठीक है, and sold on in the market within a country during a period of a time। वैसे तो पीरियड ऑफ टाइम हमेशा 1 ईयर ही होता है, ठीक है। तो पर्पस जो होता है वो जीडीपी इज द मोस्ट कॉमनली यूज टू मेजर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, देश में कितनी हुई है उस पर्टिकुलर टाइम में, एक साल में कितनी हुई है, इसलिए हम जीडीपी को मेजर करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आप सबको पता होगा, इसको एक और नाम है वो है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। एक और है हिडन, ठीक है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इट रिफर्स अ सिचुएशन वेयर लेबर इज नॉट एम्प्लॉयड इन अ जॉब बट नॉट एक्चुअली, ठीक है, बट नॉट एक्चुअली यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी हमने जीडी की बात की, यानी कि इसमें क्या होता है, डिस्गाइज में लेबर इंगेज तो है, वो काम तो कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी प्रोडक्शन नहीं क्रिएट कर रहा है, दे रहा है किसमें, जीडीपी में। तो इसलिए हम इसको एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। आपके एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज हिडन एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट ही है, इन विच देयर आर पीपल हु आर विजिबल एम्प्लॉयड बट एक्चुअली अनएम्प्लॉयड। दिखते तो हम वो काम करते हुए लेकिन वो एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि द सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनका कोई भी प्रोडक्शन किसमें नहीं है, जीडीपी में नहीं है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस आर
शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जहाँ पे बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आप इनको तैयार करते हैं तो याद रखिए कि आप और भी इसके जैसे घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक्चुअली वो आप कर पाएंगे। बेसिकली क्लास 10th में क्या होता है, जब हम आंसर लिखते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, मुझे कौन से पॉइंट लिखने हैं। अदरवाइज आपको आंसर याद होंगे, तो ये ध्यान दीजिए कि आप आंसर लिख पाएँ, ये फाइंड आउट कर सके कि कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मिनरल्स कैसे बनते हैं, उसमें 2 आपसे पूछे गए, इग्नियस, मेटामॉर्फिक। इसकी जगह सेडिमेंट्री रॉक्स भी पूछा जा सकता है आपसे। तो सबसे पहले इग्नियस का लेते हैं। तो इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मॉल्टन लावा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। ठीक है, जब जो लावा होता है वो जब ठंडा हो जाता है और सॉलिड बन जाता है तो हमारा कौन सा रॉक बनता है, इग्नियस रॉक्स। उसके बाद हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी समझ लीजिए, आर फॉर्म्ड व्हेन पार्टिकल्स सेटल्ड आउट एंड एनी इरोजनल एजेंट लाइक वाटर एंड एयर एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स। यानी कि जब वो सेटल हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या हो जाता है, जब पानी या फिर हवा की वजह से उसमें से थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो उड़ती रहती हैं, जो मिनरल्स हैं वो अलग हो जाते हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स का रूप ले लेते हैं। अगर हम मेटामॉर्फिक की बात करें तो मेटामॉर्फिक आर द फॉर्म्ड बाय द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव प्रेशर एंड हीट ऑन एग्जिस्टिंग रॉक्स। जो रॉक्स पहले से बने हुए हैं उनके ऊपर से बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है या फिर एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। तो ये तीनों की अगर आपको नॉर्मल पता भी है, दिमाग में आपकी क्लियर है, तो यू कैन राइट योर आंसर्स, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। Now come to the next question. Name any one beverage crop. Write the description of favorable geographical conditions for its cultivation. तो beverage crop कोई भी हो सकता है, टी ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं, मोस्टली कॉमन आप टी ले लीजिए बहुत इजीली। टी इज एन इंपॉर्टेंट beverage crop. ओके, एंड टी bushes रिक्वायर्ड अ फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, और लिख सकते हैं मॉइस्ट एंड वार्म क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। हमें पूरे साल भर उसका ऐसा क्लाइमेट चाहिए होता है। और उसके साथ में हम लिख सकते हैं यहाँ पे द टी प्लांट ग्रोज वेल इन अ सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ओके, एंड रिच इन ह्यूमस, वेल ड्रेन्ड सॉइल, इसीलिए वो हिली एरिया में होता है कि पानी उनकी सॉइल में रुकी नहीं। ठीक, ड्रेन विथ फर्टाइल, ट्री इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन। इस तरह से आप पूरा आंसर अपना फॉर्म कर सकते हैं। राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आप लिख सकते हैं कि उसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। प्राइमरी का मतलब ही होता है जो सबसे पहले आया, बहुत मतलब उसमें हमने कुछ भी चेंज ही नहीं किया, जो प्राइमरी है कोई भी चीज़, यानी कि जो नेचुरल है, यानी कि खेती बाड़ी करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर। और अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो वो आ जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि जैसे आपके कॉटन होगा, कॉटन से अगर कपड़ा बनेगा तो वो मिल में बनेगा, वो आपका आ जाएगा सेकेंडरी। उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो जो सर्विस सेक्टर होता है नोन एज टर्शरी सेक्टर। तो आप इसको बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट इस तरह से बना करके एक सुंदर सा एक फ्लो चार्ट बना दीजिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, और उसको एलोबरेट करके आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें 3 नंबर मिलना क्या, इसमें 6 नंबर का भी आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसका ऑप्शन में दिया होगा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, राइट इन ब्रीफ। बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स है इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज। ये बस ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, जब आप ग्लोबलाइजेशन लिख रहे हैं इसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक, अंडर कंडीशंस ऑफ फ्री फ्लो ट्रेड। ओके, एंड कैपिटल मूवमेंट ऑफ पर्सन्स अक्रॉस बॉर्डर्स, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। इट इंक्लूड्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज एंड इंक्रीज द फॉरेन ट्रेड ऑल्सो। इसमें आपके जो सिलेबस में है उसे भी डाल सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज, यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। यहाँ पर आप इसको भी लिख सकते हैं। आपने बुक उठाई है एनसीईआरटी की, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसे आप बस एक बार पढ़ लीजिए, आपको सब आ जाएगा। Now come to the long question. Long question में what is international market? Write its 5 characteristics. International market. International marketing is a highly sensitive and flexible. The demand of a product in a market is highly influenced by the political and economic factor. कि अगर उस कंट्री से हमारे रिलेशनशिप अच्छे तो वहाँ पे डिमांड होगी उस चीज़ की, तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। These factors can create as well as decrease in demand of the product. किसी भी देश से हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं या नहीं, तो वो कैसे वो डिफाइन करेगा। उसके साथ में अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट को समझने की, तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट जो है, इंटरनेशनल मार्केट इज अ सिस्टम ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड ऑफ द सेलर्स होम कंट्री। याद रखिए, इंटरनेशनल मार्केट का मतलब ये हुआ कि हम अपनी कंट्री, जिस देश में वो सर्विस या वो गुड बनी है, उसके अलावा दूसरे देश में जो हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका एग्जांपल। अब इसकी वजह से इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप डाल सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग इज अ मल्टीनेशनल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन। किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना और उसके बाद में उसका प्रोसेस करना, ये मल्टीनेशनल होता है। नेक्स्ट हम डाल सकते हैं प्राइसिंग एंड प्रमोशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट एक्सचेंज एंड सेटिस्फाई इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं, प्लीज़ उसको देखिए एक बार, और इसको आप समझ सकते हैं, खुद से भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। जब इंटरनेट क्लासीफाई द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन हाउ मेनी पार्ट्स कैन रोड ट्रांसपोर्ट डिवाइडेड, डिस्क्राइब एनी टू। हाँ से देखिए इस क्वेश्चन को, क्लासीफाई द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को इतने अच्छे से आप लिख सकते हैं कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर एयर, वाटर एंड लैंड ट्रांसपोर्ट विच इंक्लूड्स रेल्स, रेलवेज, रोड, ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, अदर मोड्स ऑल्सो एग्जिस्ट, जैसे कि पाइपलाइन, केबल ट्रांसपोर्ट एंड स्पेस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये सब इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी पार्ट्स कैन रोड ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड। तो रोड ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू रोडवेज एंड रेलवेज ना, दो ही चीज़ें तो हो सकती हैं, रोडवे और रेलवे। ठीक है, को भी आप डिस्क्राइब कर दीजिए। रोडवेज किस तरह से कनेक्ट है, कौन कौन से सुपर हाईवेज है हमारे एनएच है, और रेलवेज किस तरह से कनेक्ट है, जंक्शन को कुछ मेंशन कर दीजिए, तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लीगल मेजर शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एम्पावर कंज्यूमर इन इंडिया। इंडिया के कंज्यूमर को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्शन लिए हैं। तो आप इसमें बता सकते हैं कि एक एक्ट आया जिसमें मोनोपॉलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज प्रैक्टिसेस एक्ट लिया गया था 1984 में, चेक अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आया कोपरा। कोपरा तो पढ़ा ही है आपने, ठीक है।
ये जो चैप्टर शायद आपके सिलेबस में है नहीं, वैसे मैं बता देती हूँ। कोबरा एक्ट, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, इन मार्केट प्लेस में उनके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज नॉट द सेम इन ऑल कंट्रीज, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स। सारे देशों में ग्लोबलाइजेशन एक जैसा नहीं होता। ऑफकोर्स आपके इंटरकनेक्शन कैसे हैं दूसरे कंट्रीज से वो भी मैटर करते हैं। उसके अलावा आपकी अपनी पॉलिसीज़ क्या हैं, आप कितना वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट कर रहे हो और उसे कैसे, उसकी पॉलिसीज़ को कैसे देख रहे हो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें मैटर करती हैं। तो इसको आपको एक्सप्लेन करके ये सब लिखना होगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट था। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है आपके पास हो, आपका पेपर 9 को है। आप इसमें कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसका शॉर्ट्स या कुछ जल्दी जल्दी उसका वीडियो बना के मैं आपको दे दूँ, तो आप एक बार उसको देख लीजिए। याद रखिए पेपर तभी अच्छा होगा जब आपके दिमाग में पॉइंट आए, एलुबरेट हो जाता है। हम एक्सप्लेन कर लेते हैं उसको, लेकिन मेन आपकी हेडिंग, अगर आपकी हेडिंग बहुत सॉलिड है तो आप ज़रूर से ज़रूर उसको अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस पर फोकस करना है, मैं कितने पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लूँ। हेडिंग याद होगी तो आपने साल भर कुछ ना कुछ तो पढ़ाई हुआ, अपनी बुक को रीड किया हुआ है। और कुछ भी एक्स्ट्रा बुक्स को ज़्यादा फोकस मत करो, अपनी एनसीईआरटी जिससे आपने साल भर पढ़ा है उससे ईजी कुछ भी नहीं है। उसको बार बार 2-3 बार पढ़ लो, जो चैप्टर में प्रॉब्लम है उसको रीड कर लो, आपके दिमाग में खुद ही बहुत सारे पॉइंट आने लगेंगे। ध्यान दो, अभी से कोई नोट्स नहीं बनाना है, जो आपने पहले से नोट्स बनाए थे उन्हीं से पढ़ना है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। मैप वर्क है, ये तो बहुत ईजी सा मैप वर्क है। आई होप कि इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। फिर भी होगी तो मुझे बताइएगा क्या क्या नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आज रात तक आपको 3-4 वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो मुझे बस कमेंट में बताते रहिए आपको क्या चाहिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। आई होप कि आपकी किसी भी तरीके से आपके लिए यूज़फुल रहा हो। फिर भी कोई डाउट है मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।